14 अगस्त 1947 इतिहास की वो तारीख जिसने देशवासियों को ऐसा दर्द दिया जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाए। यह वो दिन था जब भारत दो टुकड़ों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को अलग राष्ट्र घोषित किया गया। बंटवारे के वक्त लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। यह बंटवारा सिर्फ देश का नहीं बल्कि दिल, रिश्तों और भावनाओं का था। कहने को यह सिर्फ दो मुल्कों का अलग होना था, लेकिन उस दौर में बहुत कुछ बदल रहा था। देश के भूगोल, समाज और संस्कृति कई हिस्सों में बट गई। यही वजह है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत और भारतवासियों के लिए यह सबसे मुश्किल दौर रहा, जब लोगों को अपना मुल्क, संपत्ति और अपनों को छोड़कर रातों रात जाना पड़ा। आज़ादी से पहले ही देश के मुसलमान अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इनकी मांग का नेतृत्व मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। जिन्ना की जिद देश में ऐसी लकीर खींच गई जो खाई में तब्दील हो गई, ऐसी खाई जो आज भी नहीं भर पाई है। उस वक्त देश की आबादी 40 करोड़ थी, इनमें से करीब 1/4 मुस्लिम थे। बंटवारा इतना आसान भी नहीं था। इस दौरान दंगे हुए जिनमें लाखों लोग मारे गए। देश ने ऐसा दौर भी देखा जब एक आज़ादी की जंग शुरू करने वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पुरुषों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा दर्द महिलाओं ने झेला। दंगों में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और बदसलूकी की गई। विभाजन का जो मुख्य कारण दिया जा रहा था वो था कि हिंदू बहुसंख्यक हैं और आज़ादी के बाद यहाँ बहुसंख्यक लोग ही सरकार बनाएंगे। तब मोहम्मद अली जिन्ना को यह ख्याल आया कि बहुसंख्यक के राज्य में रहने से अल्पसंख्यक के साथ नाइंसाफ़ी या उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो उन्होंने अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग शुरू की। भारत के विभाजन की मांग वर्ष दर वर्ष तेज होती गई। भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र के विभाजन की मांग सन 1920 में पहली बार उठाई गई और 1947 में उसे प्राप्त किया। अगस्त 1947 के दिन भारत को हिंदू, सिख बहुसंख्यक एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। 1920 से 1932 में भारत पाकिस्तान विभाजन की नींव रखी गई। प्रथम बार मुस्लिम राष्ट्र की मांग अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में किया था। 1930 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने सारे अखंड भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसे में ले लिया और कहा कि भारत के मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस मुस्लिम हितों की अनदेखी कर रही है। इसके बाद 1932 से 1942 तक में विभाजन की बात बहुत आगे तक निकल गई थी। हालांकि हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा देश का विभाजन नहीं चाहते थे, परंतु वह हिंदू और मुस्लिम के बीच के फर्क को बनाए रखना चाहते थे। सन 1937 में हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में वीर सावरकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारत एक सजातीय एवं एकजुट राष्ट्र हो सकता है, अपितु दो अलग अलग हिंदू एवं मुस्लिम राष्ट्र के। इन सब कोशिशों के बावजूद भी 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए और इस मुद्दे पर लीग ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोला कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हैं, अलग रीति रिवाज, अलग संस्कृति है और ऐसे में दो अलग राष्ट्रों को एकजुट रखना, खासकर तब जब एक धर्म अल्पसंख्यक हो और दूसरा धर्म बहुसंख्यक। यह सब कारण अल्पसंख्यक समाज में असंतोष पैदा करेगा और राष्ट्र में और सरकारों के कार्य में अवरोध पैदा करेगा। डायरेक्ट एक्शन डे बुलाए जाने पर जो हुआ, उस घटना से सारे राजनीतिक एवं दोनों समुदाय के नेता घबरा गए थे। इस घटना के कारण उत्तर भारत और खासकर बंगाल में आक्रोश बढ़ गया और राजनीतिक पार्टियों पर दोनों राष्ट्र के विभाजन का खतरा बढ़ गया था। 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे को ग्रेट कोलकाता रियोट के नाम से भी जाना जाता है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने आम हड़ताल बुलाई थी, जिसमें मुख्य मुद्दा था कि कांग्रेस के कैबिनेट का बहिष्कार और अपनी अलग राष्ट्र की मांग की दावेदारी को और मजबूत करना। डायरेक्ट एक्शन डे के हड़ताल के दौरान कलकत्ता में दंगा भड़क गया,
जिसमें मुस्लिम लीग समर्थकों ने हिंदुओं एवं सिखों को निशाना बनाया, जिसके प्रतिरोध में कांग्रेस समर्थकों ने भी मुस्लिम लीग कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला बोल दिया। उसके बाद यह हिंसा बंगाल से बाहर निकल बिहार तक फैल गई। केवल कलकत्ता के अंदर में 72 घंटे के अंदर में 4000 लोग मारे गए और करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए। इन सब के बाद बहुत से कांग्रेसी नेता भी धर्म के नाम पर भारत विभाजन के विरोध में थे। महात्मा गांधी ने विभाजन का विरोध करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि दोनों धर्म के लोग शांति और सौहार्द बनाकर एक साथ रह सकते हैं। मेरी आत्मा इस बात को अस्वीकार करती है कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों अलग संस्कृति और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे इस तरह के सिद्धांत अपनाने के लिए मेरा भगवान अनुमति नहीं देता, पर अब तक अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। डायरेक्ट एक्शन डे के हादसे के बाद सबको लगने लगा था कि अब अखंड भारत का विभाजन कर देना चाहिए। 2 नए राज्यों राष्ट्रों का विभाजन माउंटबेटन प्लान के अनुसार किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक्ट पास किया गया, जिसमें विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई थी और अंत में 1947 में इस एक्ट को ब्रिटिश संसद आधिकारिक तौर पर पारित किया गया और भारत एवं पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। स्वाधीनता भारत को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा वे सरल नहीं थी। उसे सबसे पहले सांप्रदायिक उन्माद को शांत करना था। भारत ने जानबूझकर धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना पसंद किया। उसने आश्वासन दिया कि जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान को निर्गमन करने के बजाय भारत में रहना पसंद किया है, उनको नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्रदान किए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान जानबूझकर अपने यहाँ से हिंदुओं को निकाल बाहर करने अथवा जिन हिंदुओं ने वहाँ रहने का फैसला किया था उनको एक प्रकार से द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना देने की नीति पर चल रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वाधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाए रखा गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अंतरिम सरकार में उनके कांग्रेसी सहयोगियों ने थोड़े से हेरफेर के साथ पहले भारतीय मंत्रिमंडल का निर्माण किया। इस मंत्रिमंडल में सरदार पटेल तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को तो सम्मिलित कर लिया गया था, परंतु नेताजी के बड़े भाई शरत चंद्र बोस को छोड़ दिया गया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे नामक हिंदू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। सारा देश शोक के सागर में डूब गया। 9 महीनों के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की भी मृत्यु हो गई। उसी वर्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भी अवकाश ग्रहण कर लिया और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। अधिकांश देशी रियासतों ने जिनके सामने भारत अथवा पाकिस्तान में विलय का प्रस्ताव रखा गया था, भारत में विलय के पक्ष में निर्णय लिया, परंतु 2 रियासतों कश्मीर तथा हैदराबाद ने कोई निर्णय नहीं लिया। पाकिस्तान के बलपूर्वक कश्मीर की रियासत पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु अक्टूबर 1947 ईस्वी में कश्मीर के महाराज ने भारत में विलय की घोषणा कर दी और भारतीय सेनाओं को वायुयानों से भेजकर श्रीनगर सहित कश्मीरी घाटी तक जम्मू की रक्षा कर ली गई। पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने रियासत के उत्तरी भाग पर अपना कब्जा बनाए रखा और इसके फलस्वरूप पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया। भारत ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस क्षेत्र पर जिसका कब्जा था उसी के आधार पर युद्ध विराम कर दिया। वह आज तक इस सवाल का कोई निपटारा नहीं कर सका है। हैदराबाद के निज़ाम ने अपनी रियासत को स्वतंत्रता का दर्जा दिलाने का षड्यंत्र रचा, परंतु भारत सरकार की पुलिस कार्रवाई के फलस्वरूप वह 1948 में अपनी रियासत भारत में विलीन करने के लिए मजबूर हो गए। रियासतों के विलय में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका रही। भारतीय संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 में संविधान पास किया गया। भारत का संविधान अधिनियम 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इस संविधान में भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था और संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया
और बहुमत पार्टी के नेता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। इस पद पर वे 27 मई 1964 ईस्वी तक अपनी मृत्यु तक बने रहे। नवोदित भारतीय गणराज्य के लिए उनका दीर्घकालीन प्रधानमंत्रित्व बड़ा लाभदायी सिद्ध हुआ। उससे प्रशासन तथा घरेलू एवं विदेश नीतियों में निरंतरता बनी रही। पंडित नेहरू ने वैदेशिक मामलों में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और चीन से राजनीतिक संबंध स्थापित किए। फ्रांस ने 1951 ईस्वी में चंद्रनगर शांतिपूर्ण रीति से भारत का हस्तांतरित कर दिया। 1956 ईस्वी में उसने अन्य फ्रेंच बस्तियां भी भारत को सौंप दी। पुर्तगाली ने फ्रांस का अनुसरण करने और शांतिपूर्ण रीति से अपनी पुर्तगाली बस्तियां छोड़ने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप 1961 ईस्वी में भारत को बलपूर्वक इन बस्तियों को लेना पड़ा। इस तरह भारत का एकीकरण पूरा हो गया। दोस्तों, ये थी भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और साथ ही वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार।